साहित्य निधि में प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु जी का प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल का दूसरा खंड भाग 5। सुराज मिल गया? अभी मिला नहीं है, 15 तारीख को मिलेगा। ज़्यादा दिनों की देर नहीं, अगले हफ्ता में ही मिल जाएगा। दिल्ली में बातचीत हो गई। हिंदू लोग हिंदुस्तान में, मुसलमान लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। बावन दास जी फिर एक खबर ले आए हैं, ताज़ा खबर। दफ़ा 40 की लोटस की तरह फिर झूठ मूठ कोई फार्म तो नहीं लाया है बावन दास? झूठ नहीं, सच बात है। डाकदर बाबू के बेतार में भी बोला है, सुनते हैं। तहसीलदार साहब भोज खिलाएंगे उस दिन। सुमृत दास बेतार घर घर खबर फैला रहा है। सब इसमिट अर्थात एस्टीमेट अभी अभी हम पक्का करके आ रहे हैं। पूड़ी, जलेबी, हलवा, दही और चीनी। मुसलमानों का हिस्सा सुराज पाकिस्तान में चला जाएगा, एकदम काट कर हिस्सा लेगा। हाँ, जब हिंदू मुसलमान भाई भाई तो भैयारी हिस्सा तो रकम 8 आना के हिसाब से ही मिलेगा। बावन दास ने सुराज को काटते देखा है या अंदाज से ही बोल रहा है? चलो पूछें। बावन दास कहता है, अरे सुराज क्या कद्दू कोहड़ा है जो काट कर बटेगा। तब सुराजी कीर्तन में जो कहा है कि जब तक फल सुराज नहीं पावें, गांधी जी चरखा चलावें, मोहन हो गांधी जी चरखा चलावें। कीर्तन की बात छोड़ो, सुराज माने, बावन दास जी समझाते हैं, सुराज माने अपना राज, भारतवासी का राज। अब अंग्रेज लोग यहाँ राज नहीं कर सकते। ए अंग्रेजों, भारत छोड़ो, क्यों कहा था गांधी जी ने? इसीलिए अपने गांव का तो राज तहसीलदार साहब को ही मिलेगा। राज पार बंगा तहसीलदार हरगौरी तो अब है नहीं। बालदेव जी का दिमाग बहुत शांत हो गया है। जिस दिन उन्होंने प्रसाद उठाया अर्थात वैरागी धर्म स्वीकार किया, उसी दिन से माथा ठंडा हो गया। लक्ष्मी 3-4 दिन तक सत्संग करती रही। आखिर बालदेव जी हार गए। बालदेव जी अब गृहस्थ नहीं रहे, साधु हो गए। मोच भद्रा अर्थात क्षौर कर्म करवाकर बालदेव जी का मुंह ठीक 16 पटनिया आलू की तरह हो गया है। साहेब बंदगी बालदेव जी, साहेब बंदगी, जय हिंद। बालदेव जी आजकल साहेब बंदगी और जय हिंद को एक साथ नत्थी करके बोलते हैं। जय हिंद कामरेड बालदेव जी, कालीचरण मुट्ठी बांधकर कहता है। कामरेड? नहीं, हम कामरेड नहीं हैं। बालदेव जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हमको कामरेड क्यों कहते हो? कामरेड कोई गाली नहीं है बालदेव जी। कामरेड मानी साथी, जो भी देश का काम करे, पब्लिक का काम करे, वो कामरेड है। कालीचरण हंसते हुए कहता है। बालदेव जी हंसते हैं, कहते हैं, सुराज उत्सव के लिए तुम लोगों की पार्टी की ओर से क्या हुक्म आया है? ठीक है, सुराज क्या अकेले कांग्रेस को ही मिला है? सुराज उत्सव के दिन रहोगे या नहीं? बालदेव जी पूछते हैं। जरूर, उस दिन हाथी पर भारत माता की मूर्ति बैठाकर जुलूस निकलेगा। कालीचरण गर्व से छाती फुलाकर कहता है। अपने गांव का जुलूस कटहा थाना में क्या, ऑल इंडिया में फर्स्ट होगा। मूर्ति का ऑर्डर दे दिया है। बालदेव जी की आंखों के सामने भारत माता के विभिन्न रूप आ रहे हैं। माँ, रूपमती, मायजी और लक्ष्मी। लक्ष्मी को हाथी पर नहीं बैठाया जा सकता। भारत माता का रूप आजकल लक्ष्मी भी खड़े पहनती है, चरखा काटती है, महीन सूत काटना तो वो पहले से ही जानती है। जय भारत माता की जय। मुकदमा में भी सुराज मिल गया। सभी संतालों को दामुल हौज अर्थात आजीवन कारावास हो गया। धूमधाम से सेशन केस चला। संथालों की ओर से भी पटना से बालिस्टर आया था। बालिस्टर का खर्चा संथालिनों ने गहना बेच कर दिया था, लेकिन बालिस्टर पर भी बालिस्टर हैं। यदि इस मुकदमा में तहसीलदार साहब जैसे कानूनची आदमी नहीं लगते तो इस खूनी केस से शिव शक्कर सिंह, राम कृपाल सिंह और खेलावन सिंह तो हरगिज नहीं छूटते। खर्चा? अरे भाई, जान है तो जहान है। जब फांसी ही हो जाती तो जगह जमीन रुपया पैसा क्या काम देता। राम कृपाल सिंह ने संथाल टोली की नई बंदोबस्ती वाली जमीन में से 10 एकड़ तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद को लिख दी है। हाँ, सुमृत दास बेतार को भी 4 कट्ठा जमीन मिली है। खिलावन सिंह यादव को भी देन हो गया है। देन कैसे नहीं होगा भाई, पास में जितना कच्चा रुपया था वो तो दरोगा साहब के पान सुपारी में ही चला गया। पुराना पटुआ हाथ से पहले ही निकल गया था, इसीलिए करीब 1,500 हथफेर पैंचा हो गया है। तहसीलदार साहब ने कहा, कागज बनाने की क्या जरूरत है, जब सन पटुआ बिके तो दे देना।
मुकदमा उत्सव से भी सुराज उत्सव के दिन होगा। हाँ, सुराज उत्सव दिन में, मुकदमा उत्सव रात में। तहसीलदार साहब ने कहा है, महमदिया की नौटंकी कंपनी जितना में हो, 100-200 जो ले, मगर सट्टा करा लेना। बड़ा भारी कनेक्शन है जी इसमें। सुमृत दास बेतार कब तक पेट में बात रखे। एकदम प्राइवेट गप है। महमदिया वालों को क्यों बुलाया जा रहा है, समझे नहीं? नौटंकी की बाई जी के बिलौज में टका साटा जाएगा। अब समझे कुछ? संथाल लोग इस सुराज उत्सव में नाचेंगे? कहीं नाचने के समय तीर चला दें तब? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बोलते थे कि संथलाने खुद आकर कह गई हैं, नाचबो। तहसीलदार साहब को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाई, जो भी कहो, संथाली नाच देखते समय होश गुम हो जाता है। जूड़े में सादे फलों के गुच्छे, कसमकस देह, उजले दांत की पांति की चमक, सफ़ेद आंचल, सब झुमुर झुमुर कर नाचने लगती हैं तो मन करता है कि नाच में उतर पड़ें। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। आजकल सुमृत दास बेतार का बोलबाला है, हमेशा एक नई खबर। आजकल किसी भी टोले के नौजवान से भेंट होते ही वो फिक से हंसकर एक दिल्लगी कर लेता है। खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। माने माने सुनोगे? गरम जलेबी का तासीर बड़ा गरम होता है। सर्दी से नाक बंद हो, सिर दुख रहा हो, गरम जलेबी खा लो, भक से नाक खुल जाएगी। इतना जल्दी असर करता है। आज हम डागदरी में जरा दिनाए अर्थात दाद की दवा लेने गए थे तो जानते हो, डॉक्टर बाबू ने फुलिया, अरे वही महंगू दास की बेटी फुलिया को क्या कहा है? फुलिया को गर्मी की बीमारी हो गई है, चेहरे पर फुसरी फुसरी मतलब दाने फुंसी सा हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि परनिया जाओ, इसीलिए नौजवान लोगों से कहते हैं कि खबरदार, गरम जलेबी मत खाना। लेकिन दास जी, नौजवानों से पहले बड़ों को संभालिए। चुप चुप, सभी बेपर्दे हो जाएंगे। सुब्रत दास बेतार जब फिक से हंसता है तो उसके लाल मसूड़े दिखाई पड़ते हैं। लाल हंसी हंसता है बेतार। बेतार फिर फिक से हंसकर कहता है, और कुछ मालूम है? महंत रामदास जी रमपियरिया को दासन रखेंगे। कोठारिन ने हुक्म दे दिया है। बालदेव तो कोठारिन के पीछे बैरागी ही हो गया। कालीचरण का चेहरा अचानक उतर जाता है। अब मंगला के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा बेतार, लेकिन बेतार जानता है कि कहाँ कैसी बात करनी चाहिए। बात से उसे जीतना मुश्किल है। चरखा सेंटर के मास्टरों और मास्टरनी में लड़ाई झगड़े हो गए हैं। टुनटुन जी इस्तीफा देकर चले गए। दूसरे मास्टर साहब को सूल उखड़ गया, देश चले गए। अब अकेली मंगला देवी चरखा सेंटर के नाम पर गांव घर में घूमती है, बातें करती है गांधी जी की, जवाहिर लाल की और सुराज की। कालीचरण कहता है, हाथी पर भारत माता की मूर्ति के पास बैठकर मूर्छल अर्थात चंवर डुलाने के लिए मंगला देवी को ही कहना चाहिए। बालदेव जी तहसीलदार साहब से कहते हैं, लेकिन यदि अपने गांव में औरत नहीं रहे तब बाहरी औरत से कहना चाहिए। यदि गांव में ही मिल जाए, कमली दीदी क्यों ना बैठेंगी? नहीं, कमली की बीमारी का बड़ा डर है, कब क्या हो जाए। तब कोठारन जी से कहा जाए। अब तो खद्दड़ पहनती हैं, खूब नेम टेम भी करती हैं, रोज नहाने के बाद महात्मा जी की छाती पर फूल चढ़ाती हैं। लो मजा। मंगला देवी को हाथी का बड़ा डर। हाथी को देखते उसका सब शरीर केले के भालर अर्थात पत्ता की तरह थरथर कांपने लगता है। कालीचरण ने कितना समझाया बुझाया, बूझ भरोसा दिया, मगर तैयारी नहीं हुई। आखिर में कहने लगी, कालीचरण यदि साथ में रहे तब तो वो हाथी पर चढ़ सकती है। लेकिन कालीचरण को लाज हो गई, शायद बोला, धत। दुलरिया भी अलबत्त बात जोड़ता है। इधर उधर देखकर मटकी अर्थात कनखी मार कर देह हाथ फैलाकर कहता है, मंगला देवी जी जब लीला सलवार पहनकर निकलती हैं तो लगता है कि मुकनी हथनी अर्थात जवान हथनी झूमती चली जा रही है। हो हा ही भयोत हो। डॉक्टर साहब की घड़ी में ठीक दोपहर रात का टाइम देखकर टीन के करनाल में मुंह सटाकर कालीचरण ने हल्ला किया, भयोत हो। इसके बाद नौजवानों ने दोहराया, भारत आजाद, भयोत हो। कालीचरण का गला बैठ गया। नारा लगाते समय भाती की तरह गले से आवाज़ निकलती है, फोए फोए सोए सोए। सुबह से कॉमरेड वासुदेव और कॉमरेड सोमा जट बारी बारी से नारा लगा रहे हैं। नारा बंद ना ही हो, जारी रहे, अष्टजाम कीर्तन की तरह। सुराज उत्सव जब तक खत्म नहीं हो, नारा बंद नहीं हो। टन टनाक
सजाई हुई मोकनी हथनी जा रही है। महात्मा गांधी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, राजेंद्र बाबू की जय, जयप्रकाश जिंदाबाद। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये नया लारा कौन लगाता है? नहीं हुआ, सुन लो पहले। आज़ादी झूठी है, मारो साले को। कौन बोला? जरूर गांव का नहीं, बाहरी आदमी है। सुनिए तहसीलदार साहब, बात ये हुई कि बालदेव जी आज फिर सनके हैं। बात ये हुई कि बाबू कालीचरण के पेट में रहता है कुछ और कहता है कुछ और। हम इनसे पहले ही पूछ लिए थे कि तुम्हारी पार्टी की ओर से क्या हुक्म हुआ है स्वराज उत्सव के बारे में। तो बोला कि स्वराज क्या सिर्फ कांग्रेसी को मिला है। अब देखिए, शुभ लाभ करके जब हम लोग जुलूस निकाला है तो एक बाहरी आदमी को मंगा करके हम लोगों के उत्सव को भंग कर रहा है। भोज तो दिन से ही खाते खाते मन आघा गया है। इधर देरी करोगे तो आगे में जगह नहीं मिलेगी। चलो जल्दी। किरर घन घड़ाम धा धड़ाम धा। अरे खिस्सा होता शुरू, अब सुनो पंच भगवानों की। गांधी महात्मा वीर जमाहिर करे सदा कल्याणों की। घिर घिर घन घन घड़ाम धड़ाम धा धड़ाम। कौन खेला होगा? क्या कहा? मस्ताना भगत सिंह? वाह, अभी जाकर रंग और दिया। दिन से पूछते थे तो बोलता था सुल्ताना डाकू का पाठ होगा। जितना जो हथियार, भगत सिंह का पाठ खुद नितलरन बाबू लिए हैं। दाहिने हाथ में पिस्तौल है और बाएं हाथ में बेल के बराबर गोला। क्या है? बम। अरे बाप, हाँ, जिनका वो हथियार, भगत सिंह का हथियार तो बम पिस्तौल ही था। कर घन घड़ाम धा धड़ाम धा। अजी बेटा, हम मादरे वतन भारत का, हमें डर नहीं फांसी सूली का। किर किर धड़ाम धड़ाम। भगत सिंह नाच रहा है, एक हाथ में बम और दूसरे हाथ में पिस्तौल। नाच कर स्टेट अर्थात स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है। खूब नगाड़ा बजाता है, नगाड़ची, ठीक पन्नालाल कंपनी की तरह। इटहरा का नक्शेदी है, और कौन ऐसा साफ हाथ बजावेगा। सिर्फ ताल काटने के समय जरा डर लगता है। ताल काटने के समय धड़ाम धा ताल पर भगत सिंह बम वाले हाथ को 2 बार पब्लिक की ओर चमकाता है, मानो बम फेंक रहा हो। और जब जब वो ऐसा करता है, आगे में सभी लोग जरा करवट होकर एक दूसरे की पीठ के पीछे मुंह छिपा लेते हैं। कौन ठिकाना, कहीं इधर ही फेंक दे तब। कभी नकली तलवार से देह नहीं काटता है क्या? जब नकली बम हो चाहे असली, हाथ से छूट जाने पर कुछ ना कुछ घवेल तो जरूर करेगा। अरे नखलों की बाई जी कहाँ हैं? उसको सामने लाओ, डोली में क्या छिपा कर रखा है? ताली बजाओ तब निकलेगी। आ गई, ए देखो नखलों की बाई जी को। आकर चुपचाप खड़ी काहे हो गई? देखने से तो मालूम होता है कि जवान है, मगर गला से जरूर पकड़ी जाएगी। गाने तो दो जरा। रोगन पाउडर लगाकर खूबसूरत लगती है, दिन में देखना खपरी की पेंदी की तरह। हो, साला दुलरिया बनाने जानता है। बाई जी शुरू करती हैं। खादी की चुनरिया रंग दे छापेदार रे रंग रजबा, बहुत दिनन से लागल बा मन हमार रे रंग रजबा। धड़ धड़ाम, ए वाह हो वाह वाह। साटो इसके बिलोज पर टका, एक आवाज़ आती है। जरूर साटो, और टका मत बोलो, मिडिल बोलो, मिडिल। देहाती की तरह काहे बात करते हो? चांदी की चकती को मिडिल कहते हैं। सुनो, भगत सिंह फिर काहे स्टेज पर आया। प्यारे भाइयों, आप लोग हल्ला मत कीजिए, अब एक गाना होगा। गोरा बांका सिपहिया ठट्ट से गिरा जाए। अरे लचक कर काहे झाड़ता है, बजाओ नगाड़ा। रात भर का सट्टा है, तेरी सिपहिया की ऐसी तैसी, खेला शुरू करो। हाँ, ये लोग तो यही चाहते हैं कि इसी तरह रिब रिब में रात काट दें। नाचो। पंचलेट में हवा दो, झुकझुका रहा है। हवा क्या देगा, आंधी आ रही है, पानी भी बरसेगा। किर घन घन घड़ाम धम धड़ाम, नागा घनघनाया। गुड़ गुड़म, आसमान में बादल घुमड़े। फटाक पटाखा छूटा। अजी भगत सिंह है नामी, इनमें सरदार। अजी करना है इनको गिरफ्तार। किर किर घन घन धड़ाम धा। मारो साले को, यही साला असल देशद्रोहित है, पहचान रखो। मारो मारो रे साले को, मारो। हो, आंधी आ रही है शायद। गाय बैलों को घर से निकाल कर बाहर करना होगा। चूल्हों में आग छोड़कर ही जलाना लोग सो जाती हैं। बहुत खराब आदत है। आग रखती है हुक्का पीने के लिए। रे चलो।
बांस फूस के घर का क्या ठिकाना, आंधी आई उड़ा ले गई, बरखा हुई तो टपकने लगी, और एक चिनगी भी कभी उड़ी तो सोहा। चलो क्या देखें अब नाच। कटिहार की चवनिया माल को उठा लाया है और कहता है कि नखलों की है। चलो चलो गुड़गुड़ुम गुड़गुड़ुम। कमला को डॉक्टर अपनी बाहों में जकड़ लिया है। 3 बजे दिन में ही संथाली नाच देखने अस्पताल आई थी कमली। नाच खत्म हो गया, शाम हो गई। उधर नौटंकी कब शुरू हुई कब खत्म हुई, शायद दोनों में से कोई नहीं बता सकेगा। जब बादल गरजे, बिजलियां चमकी और हरहरा कर वर्षा होने लगी तो कमली को डॉक्टर ने अपनी बाहों में जकड़ लिया। राम अवतार, ये चलित्तर रावण का अवतार बनकर आया है भाई। सुने हो या नहीं, हसलगंज में हरकू तेली के घर में डकैती हो गई। आए? कब? सुराज उत्सव की रात में ही। बंदूक वाले थे, घायल तो नहीं हुआ कोई। 2 खून हैं। सुमृत दास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरकू तेली की कंजूसी के बारे में तो सभी जानते ही हो। चलित्तर कर्मकार या भगवान जाने कौन था सो, एक दिन ठीक दोपहर को उसके दरवाजे पर आया। पानी पीने के लिए मांगा। सुनते हैं कि पैसा मांगा, लेकिन सहुआइन कहती है दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पोंछ के जाने लगा तो हम पैसा मांगा। बोला कि तुम्हारे यहाँ 1 गिलास पानी पियेंगे तो पैसा मांगोगी। भाई, हम भी तो सुनती उड़ती बात कहते हैं, खाटी हाल 1-2 दिन में खुद ही आउट हो जाएगा। सुनते हैं कि सुराज उत्सव की रात में 1 दर्जन लोगों को लेकर पहाड़िया घोड़ा पर सवार होकर आ गया। आते ही बोला, कहाँ सहुआइन, पूड़ी बनाओ। नहीं बनाएगी? कैसे? हाथ में राइफल बंदूक लेकर 2-2 आदमी सहुआइन के अगल बगल में तैयार। हरकू शाह को चारों ओर से घेर कर चौकी पर बैठाया और कहा कि रामायण पढ़ो। गांव में 2 आदमी चले गए। लोगों ने कहा कि हम लोग हरकू शाह की लड़की को देखने आए हैं। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहाँ तहाँ मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था, सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करके कहता था, नहीं और है, बताओ बुड्ढे, नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, डालो ऊपर से किरासन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते हैं सहुआइन बीच बीच में कहती थी, ए बेटा, तीरथ खातिर कुछ रख ली है, कुछ छोड़ दिया। उसको 1000 रुपया दे दिया। हरकू शाह को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए की क्या ज़रूरत है। जनाना लोगों की देह पर हाथ भी नहीं दिया। सुनते हैं मगर जाते जाते 2 खून कर दिया। सुमृत दास बात करते करते चारों ओर देखते हैं। क्यों? कहते कहते रुक क्यों जाते हैं? आज फिक्स से हंसते भी नहीं हैं, मुंह बड़ा चटपटाया हुआ देखते हैं। क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। हैं? सुनते हैं कि झड़ी लगाए हुए हैं। आखिर असल बात क्या है? अरे दास जी, कोई प्राइवेट बात? नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं है भाई, दंगा हो रहा है। सुनते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पटना सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही है। गांव के गांव साफ आग लगा देते हैं। सुमृत दास हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे। क्यों, क्या बात हुई इस बार? बालदेव जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, हम अभी डॉक्टर्स के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं। अंधेर हो गया, सब एकदम पगला गए हैं। मालूम होता है गांधी जी खिलाफत के ज़माना से ही कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई। सो गांधी जी की बात काटकर जो लोग ये सब अंधेर कर रहे हैं, वे भी एक दिन अपनी गलती मान लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आजकल नुआ खाली गए हैं। अभी बावनदास आया है परनिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुआ खाली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी जी को चिट्ठी दिया है कि सन 30 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरानिया से आया था उसको नुआ खाली भेज दो, रामायण पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गागा कर रामायण पढ़ने लगते हैं तो सुनने वालों की आंखों से खुद ही लोर ढरकने लगता है। जोधकी काका आजकल बहुत चुप रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वो कुछ नहीं बोलें, ये कैसे हो सकता है? उनकी राय है कि ये सब सिर्फ सुराज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही माँ को पक्षाघात हो गया और दूसरे घर में आग लग गई, वो आगे चलकर और क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग तो अब समाप्ति पर है, ऐसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष हो जाएंगे।
अब लोग सोशलिस्ट पार्टी में ऑफिस में भी दरखास्त फरियाद लेकर आते हैं। जुमराती मियाँ रोता हुआ आया है, सुमरत दास ने उसे 5 रुपया छीन लिया है। काली बाबू, जुलुम, हम गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा, आज शाम को यही पार्टी ऑफिस में रहिए, रात में हम आपकी पंचायती कर देंगे। कालीचरण विश्वास दिलाता है। कामरेड वासुदेव, सुमरत दास को बुला लाओ तो। शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हुए है। मच मच मच। वासुदेव कल पुरैनिया से लौटा है। भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपये में। चलते समय मच मच बोलता है। रात में भी आंख पर धूप छां काला चश्मा लगाकर पैजामा कुर्ता पहनकर जूता मचमचाकर चलने के समय थोड़ा नशा जैसा लगता है। परेड करते हुए चलने का मज़ा आ जाता है। तंत्रिमा टोली में आज घमाघम मतलब गरमा गर्म पंचायत हो रही है। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कूहे, माने कचराही, मुगलाही मतलब कचहरी में बोली जाने वाली उर्दू, जितना बोल सको अच्छा है। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। नौजवानों के दल ने रमपियरिया के दासिन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात है कि ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी की रखैलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। खेल है। आज गर्भू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सब जनों को बोलने का हक है, इसीलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है रमपियरिया की माए? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजू दास की स्त्री खखास कर गला साफ करती है। रमपियरिया की माए को क्या कहते हैं? तो मत बोलो। धान न बोले, बोले मूसा टन। हम बोलेंगे ही। रमजू दास की स्त्री उठ खड़ी होती है। लगता है आज मारपीट भी होगी। कहाँ उचित और नोखे, छड़ीदार काहे बने हो? हाँ, मारने को कहो छड़ी, जो न छड़ी से पीटे वो दोगला का बेटा। रमपियरिया की माए के मुंह में बोली नहीं है तो आज घूंगी का भी मुंह खुला है। रमपियरिया जवान है, उसके जो जी में आधे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू रमपियरिया, तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना। बोल, खोल दे बात। 7 बेटे के बाप हैं छीतन। इससे पूछिए कि रमपियरिया की माए के मचान पर दिन रात भूख प्यास भूल कर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है? यही निसाफ है। अरे जवान जहान की बात हो तो कहा जा सकता है कि एक दिन पैर भस गया मतलब बहक गया। इस घुरघुर बूढ़े की ये चाल। चुप रहो चुप। कहाँ है छीतन? सिर में तो अब एक भी काला बाल खोजने पर नहीं मिलेगा। और ये तेजी काहे जी छीतन? क्या कहती है रमपियरिया की माए? छीतन का तो तरहवा मतलब तोतला बेटा गर्म हो जाता है। मुंह से संभाल कर बोलो। मारो पकड़ो लगाओ गले में कपड़ा, मारो झाड़ू ऊपर से, शान दिखाता है। नीखे और उचित दास छड़ीदार हैं। पंचायत जब घमाघम होने लगती है तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नचाते रहते हैं। नोखे और उचित दास छीतन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगू दास चिथरू, मुसहरू, अनपू और घोतन बीच बचाव करते हैं। मारो मत। सभी बूढ़े एक तरह हैं। एक आवाज़ आती है। अब रमपियरिया के माए के बदले छीतन दास की पंचती होती है। छी छी, लाज से डूब मरने की बात है। इस बार 5 ही रुपया जुर्माना हुआ है, सस्ते छूट गए। छीतन दास को 5 रुपया जुर्माना हुआ है और उसके तो तरहवा बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नोखे गिनता है। 1 2 3 4 5। बस। रमपियरिया की माए को एक शाम भोज देना होगा। महंत साहब जात ले रहे हैं तो भात दें। क्या कहती है रमपियरिया की माए? देगी? तब ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वर, क्या विचार? जो 10 का विचार। 10 का विचार हो गया। रमपियरिया दासिन बन सकती है। जात की बंदिश में जरा भी ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इसी तरह बराबर पंचायत होती रहे तब तो। अभी ये भोज तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री रमपियरिया के माए के आंगन में बैठी समझा रही है रमपियरिया को। जब दूध की छाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचाने की भी नहीं। महंत से कह देना जोड़ा साड़ी से काम नहीं चलेगा, दही खिलाने से बाकी मोजर नहीं होगा। कटसर अर्थात कंठसर गले में पहनने का एक गहना लेकर ही छोड़ेंगे। रमपियरिया हंसती है।
उनको तो जो कहेंगे, मगर कुठारिन कैसी पगली है रे? कुठारिन वो कैसे? अब तो कुठारिन तय है, इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे। लक्ष्मणिया को कब मत समझो, उसका जहर चौआ मतलब विषदंत यदि नहीं उखाड़ सकी, तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खंजरी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। पगली इस लुर मुंह से सुनती है रे रंपियरिया, कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी माँ पुकारती है। साहब बंदगी हो महंत, पिछवाड़े में अब काहे छिपे हो? अब तो तुम अपने आदमी हुए, इधर आओ। रमजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब रंपियरिया के साथ केला बाड़ी से निकलकर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दो रे, बैठिए। जात वाले तो भात मांग रहे हैं, हमने तो कबूल किया है। रंपियरिया की माएँ चिलम फूंकते हुए कहती हैं। लक्ष्मी से पूछेंगे? महंत साहब आंखें नीची करके कहते हैं। रंपियरिया की माए अब उनकी सास है, सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोले? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उठती है। लक्ष्मी से पूछेंगे? रंपियरिया की माए सुनती हो, हम कहा था ना, उसने तो इनको भेड़ा बना लिया है। अरे महंत साहब, लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा? नहीं, वो बोली है। महंत साहब बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़ा हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रंपियरिया को लक्ष्मणिया की लौंडी बनावेंगे महंत साहब, हम सब समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रंपियाड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। रंपियाड़ी जो कहेगी? महंत साहब हर बात में अब कहते हैं, जाने रंपियाड़ी। रंपियरिया क्या जानती है? लक्ष्मी कुड़ जाती है। साल भर तो उसे मठ के नेम टेम सीखने में ही लग जाएगा। हाथ की सभी अंगुलियों को सही सही गिन भी नहीं सकती है, और उसके पास जन मजूरों का हिसाब है। सतगुरु हो, सतगुरु हो। जिस दिन से रंपियरिया मठ पर दासिन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह हांडी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रंपियरिया को मजदूरों की मजदूरी का धान नापने को कहते हैं। महंत साहब नहीं जानती है हिसाब किताब, तो समझा दो। सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं, बस खाली लश्कर झाड़ती रहेगी। मैं लश्कर झाड़ती हूँ? सतगुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसकी देह में एक मन सावन धसो, तब कहीं जाकर शरीर में लहसुन प्याज की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ, मुँह तो कभी धोती भी नहीं है, बीड़ी पीती है, डोल लाल से आकर नहाती भी नहीं है, जूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊं पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो ना चाबी अपने भंडार की। मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है, जानते हैं सतगुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का उच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, ये तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो? बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरु माई हो, रंपियाड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़ा मैं ही साफ कर दूं। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर अर्थात बीजक और महंत के रहने का कमरा की दीवार पर थूक खकार की ढेरी लग गई। अधजली बीड़ी के टुकड़ों से घर भरा हुआ है, वो भी मैं ही साफ करूंगी। अब ये मठ नहीं, सुअर का खुआर है, खुआर। तुमको रंपियाड़ी के देह का मैल छुड़ाने के लिए कहेंगे? हम पागल नहीं हैं। तुम बाबू बालदेव की गर्दन का मैल छुड़ाओ। महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी कह देते हैं। बालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खुआर कौन बनाया? मैंने बनाया है। हाँ तुमने बनाया है, मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मारकर ठंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसावाद का डर है। महंत साहब, कोठारिन जी, शांति शांति से सब कीजिए। आहा हा हा, कोठारिन रे कोठारिन। रंपियरिया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वो किबाड़ की आड़ से निकल आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है। रोज आध पहर रात को कोठारिन की कोठरी खुलती है। संदूक की चाबी कहाँ है? गोदाम घर में है क्या? सब तो बेच बाज कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़कने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली छड़ी से उसकी पीठ पर शपाक से मार दिया। 12 बजे रात को कोठरी खुलती है, सब बेच बाज कर छुट्टी कर दिया। सतगुरु हो,
किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? रामदास, अपनी फेक सियारी का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा अठरा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है। रमपियरिया अब गद्दी घर से बकर बकर कर रही है। अलबत्त बोल सकती है रमपियरिया। लौंगी मिर्चा की तरह वो तेज है। उसकी बातें सुनकर देह लहरने लगता है। बात में भी ऐसा झाल। लड़े मरे बरदा, बैठल खाए तुरंग। दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे तो समझे कि हाँ। सुबह से शाम तक ऐना ककही लेकर महारानी श्रृंगार पिटार करेंगी। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है। मेरे देह में मैल है, मन में नहीं। ऊपर से तो गमकौआ साबुन और चंपा चपेली का तेल लगाती हो। भीतर राम राम। रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली, भोर में मुंह धोकर सुध तो नहीं हो सकती। नट्टिन कसबिन। रंपेरिया बड़बड़ा रही है। रंपियाड़ी, बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा, रामदास जी कहते हैं। ऐसा जानता तो। लक्ष्मीदासन कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रमपियरिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्म स्थल में गुथ गई है। गमकौआ साबुन और चमेली का तेल। महंत सेवादास ने उसे यही एक बहुत खराब आदत लगा दी है। बिना साबुन के वो नहा ही नहीं सकती। मन ही पवित्र नहीं होता है बिना साबुन के। केश रंजन तेल तो सिर दर्द के दिन ही अब लगाती है वो। महंत साहब जब पुरैनिया कचहरी से लौटते तो झीरी में तेल, साबुन, किशमिश, अखरोट और तरह तरह के फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज़ बिकते देखा, बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीरथ कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है। अब मठ में रहना नरकवास है। छी छी, 10 दिन हुए, प्रसाद जरा भी नहीं रुचता है। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई, सो अब पानी पीते ही कै हो जाती है। मठ पर आने के समय रमपियरिया की माए ने ठूस ठास कर मछली खिला दिया था। सतगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु। वो कल ही अलग हो जाएगी मठ से। महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं। उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब एक सप्ताह में सतगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसी एक दुनिया बस रही है। कमली दिन दिन खूबसूरत होती जा रही है। गले में अब 2 रेखाएं ऐसी उभरती हैं जो उसके मुखमंडल को और भी आकर्षक बना देती हैं। आंखों में चंचलता नहीं, एक मद है। अचानक देखने पर लगता है कि आंखों में काजल पड़ा है। माँ, अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा। आध घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। कमला अपने कमरे में बाल झाड़ रही है। माँ डांटती है। कमली, डॉक्टर साहब गोल कमरे में बैठे हैं। तो क्या हुआ? कई दिनों से माँ चाहती है कि कमली को कहे इतना हेल मेल अच्छा नहीं, लेकिन अभी उसकी ओर देखते ही माँ ने न जाने क्या देखा कि मोम की तरह गल गई। दूधिया गौरवर्ण, सुडौल बाहें, लंबे लंबे बाल, सुगठित मांसपेशियाँ और आंखों में ये क्या? कांप जाती है माँ। ये क्या रे अभागिन, हतभागिन, आंचल को मैला मत करना बेटी, दुहाई। नहीं नहीं, वो भी कैसी है? उसकी बेटी तो माँ कमला है, वो जो चाहे करे। माँ के होठों पर स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आती है। मालूम होता है तुम्हारा रोग उतारकर डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। हो, डॉक्टर अब हंसी जब्त नहीं कर सकता है। हो, कमला पर्दे की आड़ से गला निकाल कर इशारे से कहती है, चुप, आज बीमार है मालूम। हंसी खुशी के इंद्रजाल में फंसकर डॉक्टर अपने कर्तव्य की अवहेलना तो नहीं कर रहा। वो कभी कभी रुककर सोचता है, वो जो कुछ भी कर रहा है उसके विरोध में हृदय के किसी कोने का तार बेसुरा तो नहीं बज उठता। नहीं, वो जो भी कर रहा है, सही हो या गलत, अच्छा लगता है उसे। मौसी कहती थी कि तू गलत कर रही है, तुम दोनों गलत कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा, सोचा है कभी? क्या होगा इसके बाद डॉक्टर, कहो तो। कमला आँख की फांकों जैसी आंखों से मधु डालते हुए पूछती है। कहो तो डॉक्टर, क्या होगा? क्या होगा? जो भी हो, बुरा नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। फिर पागलपन। डॉक्टर, तुम जिन तो नहीं? जिन? क्या जिन? जिन एक पीर का नाम है।
वो कभी कभी मन मोहने वाला रूप धरकर कुमारी और बेवा लड़कियों को भरमाता है। गरीब से गरीब को धनी बना देना उसका चुटकी बजाने भर की बात है। जिस पर बिगड़े बर्बाद कर दे, जिस पर ढले उसे निहाल कर दे। कमला की गले की दोनों नई रेखाएं जल्दी जल्दी बनती बिगड़ती हैं। वो डर तो नहीं रही, वो डॉक्टर को पकड़ लेती है। क्यों झूठ मूठ डरने लगी? फिजूल की बातें भरे रहती हो दिमाग में। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। यदि तुम जिन भी रहो तो मैंने तुमको जीत लिया है। इतना भरोसा? डॉक्टर कमला की आंखों में चमकते विश्वास का स्पष्ट रूप देख लेता है। कमला निरोग है, स्वस्थ है कमला। तुम बाहों पर उस दिन कौन सा जेवर पहन कर आई थी, अब क्यों नहीं पहनती? बाजू? क्यों, ग्वालिन जैसी लगती थी ना, गोकुल की ग्वालिन। कमला ठठा कर हंस पड़ती है। इसी को रसलीला कहते हैं। देखते हो, अभी दोपहर रात को डॉक्टर का निगड़ा नौकर लेट भुकभुकाता हुआ तहसीलदार की बेटी को घर पहुंचाने जाता है। शादी ही क्यों न करा देते हैं, एकदम साहेब मेम। डॉक्टर साहब भी कैसे आदमी हैं। सुमरत दास बेतार से आज बच्चा बच्चा पूछता है। सुमरत दास, डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दरोगा साहब पकड़ने आए हैं? घूस लेने की शिकायत तो नहीं किया है किसी ने? देखो ना जी, बड़ा खराब है ये दुनिया, किसी का विश्वास नहीं। रामायण में कहा है ना, विष रस भरे कनक घट जैसे। ये डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतखी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का सीआईडी है ये डॉक्टर। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमसीन, कम्युनिस्ट पार्टी। सुनते हैं उस पार्टी का आदमी है। इस दारोगा की हरकतों पर डॉक्टर को ताज्जुब होता है। बार बार कहता है हम इसी जिले के हैं। बेवकूफ़ों की तरह सवाल करता है। आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक़ रहा है? रहा है, कम से कम 400 लड़कियों के साथ मैं दिन रात रह चुका हूँ। डॉक्टर मुस्कुराता है। 400? दारोगा साहब को जब किसी बात पर आचरज होता है तो उनकी आंखें उल्लू की आंखों की तरह गोल हो जाती हैं। 400? बच, इतनी लड़कियां कहाँ से मिली? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में? ओ नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि भले घर की लड़कियां। क्यों, हॉस्पिटल में भले घर की लड़कियां नहीं जाती? मेरा मतलब, खैर छोड़िए इन बातों को। कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे बहुत से दोस्त कम्युनिस्ट हैं। आपने संथालों को भड़काया? समझाया था कि ज़मीन पर ज़बरदस्ती हमला कर दो, संथालों ने अपने बयान में कहा है। संथाल लोग समय समय पर मुझसे पुराने कागजात पढ़वाने आया करते थे, जजमेंट वगैरह। आप अपनी किताबें दिखला सकते हैं? दारोगा साहब उठकर किताबों की अलमारी के पास जाते हैं। साला, सब डॉक्टरी किताबें हैं। चिल्ड्रन ऑफ यूएसएसआर, लाल रूस, लेखक बेनीपुरी, लाल चीन, लेखक बेनीपुरी। ये सब तो रूस की किताब हैं। रूस की नहीं, रूस के बारे में। दोनों एक ही बात है। दारोगा साहब उस किताब को निकाल कर उलटते हैं, मानो किताब के पन्नों में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ पलटते हैं। डॉक्टर साहब गिरफ्त। जुल्म बात। संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था। गांव में हैजा भी उन्होंने फैलाया था। गांव के लोगों को कमज़ोर कर दिया। हाँ, हैजा की सुई लेने के बाद आज भी जब काम धंधा करने लगते हैं तो आंखों के आगे भगजोगनी उड़ने लगती है। देखने में कैसा बम भोला था, मालूम होता था देवता है। भीतर ही भीतर इतना बड़ा मारफू, मतलब बदमाश निकला। आदमी था सो कौन जाने, जोतकी काका ठीक ही कहते थे। सोमा जट कल तामगंज मेला में गिरफ्त हो गया। सोमन मोची कहता है, अभी मेला से जो लोग आए हैं बोल रहे हैं, अब हम अखाड़ा में ढोल नहीं बजाएंगे। जोतकी काका आजकल बहुत खुश रहते हैं। गांव के लोग आजकल दिन में 5 बार प्रणाम करते हैं। अलबत्त परम ज्ञानी है जोतकी काका। कल युग में भी यदि कुछ तेज बाकी है तो बाभन में ही। ज्योतिष विद्या हंसी खेल नहीं, बरम तेज अभी भी है। सोना यदि कीचड़ में भी रहे तो उस पर कोई नहीं लग सकती। प्रणाम जोतकी काका। जियो जियो, आओ बैठो, क्या बात है? जोतकी काका, हम लुट गए। मेरा तोता कल उड़ गया, हंसते खेलते चला गया। जोतकी काका। पलिया टोली का हीरू जोतकी काका के पांव पर लौट कर रोता रहा है। ए हीरो, क्या हुआ? जोतकी पूछते हैं। मेरा बेटा, मेरा बच्चा जीवानंद कल ही एक ही दिन के बुखार में
कलेजा तोड़कर चला गया। मेरा सिखाया पढ़ाया तोता उड़ गया जोतकी काका। हीरू अब सिर पर हाथ रख कर झुककर बैठा हुआ रो रहा है। इतनी जल्दी? कल कौन दिन था? सोमवार। शाम को मरा है ना? हाँ, ठीक सूरज डूबने के समय। करसामा मतलब करिश्मा है। डाइन का करसामा है, समझे हीरू? शुक्रवार को अमावस्या है। जिस पर तुमको संदेह हो उसके पिछवाड़े में बैठ रहना। ठीक दोपहर रात को वो निकलेगी, उसका पीछा करना। वो तुम्हारे बच्चे को जिलाकर तेल फुलेल लगाकर गोदी में लेकर जब नाचने लगेगी तो उस समय यदि उससे बच्चा छीन लिया तो फिर उस बच्चे को कोई नहीं मार सकता। वज्र भी फूल हो जाएगा। इसमें और कोई संदेह की क्या बात है जोतकी काका? सफा सफी ऐना की तरह बात झलकती है। 5 महीना पहले दफ़ा 40 के समय जब सभी लोग दखस देने गए तो हमने भी दे दिया। मेरा साला कचहरी में मुहर्रर है। उसके पैरवी से ज़मीन हमको नकदी तो हो गई, सभी की दरखास्त नामंजूर हो गई और हमको जमा बांध दिया। एक दिन पार्वती की माँ गेहूँ हिस्सा मांगने लगी तो हम कह दिया कि हम बांट कर नहीं देंगे, हमको नकदी हो गया है ज़मीन दफ़ा 40 में। बस तुरंत आशिक शराब देने लगी। उसकी 10 बीघा ज़मीन हम ही जोतते थे। बस वही गुस्सा मन में पालती रही और कल हमको लूट लिया राक्षसनी ने। ए हीरू, रो मत, हल्ला मत करो, चुपचाप अमावस्या की रात को दोपहर को याद रखना। अमावस्या की रात पार्वती की माँ के पिछवाड़े में मर्द भर भर भांग की झाड़ी है। हीरू उसी झाड़ी में बैठकर खैनी चुनता है और खाता है। मोरंगिया गांजे का नशा बड़ा तेज होता है। कार्तिक महीने से ही रात में शीत गिरने लगता है। हीरू का देह एकदम ठंडा हो गया है। खैनी खाकर गर्म हो लेता है। कहता है, साली घर में गुटुर गुटुर कर बोलती है, बाहर नहीं निकलती है, निकलो आज। कहीं घर में ही तो नहीं नाचेगी? यदि बाहर नहीं हो तब? जोतकी काका ने भी नहीं बताया। मौसी को शाम से ही परेशान कर रखा है गणेश ने। आज उसकी आंखों से नींद गायब हो गई है। रह रहकर वो ऐसी ऐसी बात पूछ बैठता है कि मौसी को अच्छी तरह समझ बूझकर जवाब देना पड़ता है। मामा को जेल में मारता होगा? नहीं रे, तुम्हारा मामा चोर डकैत नहीं। तो फिर पकड़ा क्यों? जेल काहे ले गया? सरकार की जो मर्जी। सरकार से तुम क्यों नहीं पूछती? चुप रहो, सो जाओ बेटा। नानी। हाँ बाबू, हमको बाहर ले चलो, पेशाब करेंगे। चलो। खट किवाड़ खोलती है मौसी। पिछवाड़े में भांग की झाड़ी हिलती है। हीरू बोतल में दारू लेकर आया है। जल्दी जल्दी बोतल में मुंह लगाकर पीता है। हाँ, निकली है तो राक्षसनी। ठीक दोपहर रात है। रमडंडी सिर पर आ गया है। सियार बोल रहे हैं, ठीक दोपहर रात है। कपड़ा क्यों संभालती है, नंगी हो रही है? सटाक। बेटा गणेश। नानी। सटाक सटाक फट सटाक। घी नानी, कमली दीदी, नानी। सब शांति। मगर जीवानंद, हीरू का बेटा कहाँ है? हीरू का नशा अचानक टूट गया। छरछर बहती हुई खून की धारा देखकर वो थरथर कांपने लगता है। लाठी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है। खून? पुलिस, दारोगा, जेहल, फांसी, सुल्ली। हीरू भागता है। सबसे पहले तहसीलदार साहब हल्ला करते हुए बंदूक का 2-3 फैर करते हैं। ठाएं ठाएं। सारा गांव जग गया है। कुत्तों के मारे कुछ सुना भी नहीं जाता है कि हल्ला किधर हुआ, क्यों हुआ, क्या है क्या है। सभी अपने आंगन से ही पूछते हैं, क्या है रामदेव? अरे नानेसर, क्या है, पता नहीं? तहसीलदार साहब चिल्लाते हैं, अरे कालीचरण, आवाज़ पार्वती की माँ जैसी लगी। तुम लोग घर से निकलते क्यों नहीं? लगता है सारे गांव के लोग मुर्दा हो गए हैं। पार्वती की माँ, अरे बाप, खून से नहा गई है, सांस देखो, मरी है या? हुक हुक करती है, तब अभी जान है। और ये गणेश है, दांती लगी हुई है, पानी लाओ। किसका काम है ये? हे भगवान। लाठी है? तहसीलदार साहब के जिम्मे लगा दो लाठी, इसी से पता चल जाएगा। अगमू, तहसीलदार साहब कहते हैं, तुम अभी दौड़ कर जाओ थाना, कल पूर्णिया अस्पताल यदि ठीक समय पर पहुंच जाए। नानी नानी, मामा, डॉक्टर मामा, दीदी दीदी। गणेश रोता जाता है। कमली आंखों को पोंछते हुए गणेश को अपने घर ले आती है। बुद्धि यदि कम होती गणेश को तो अच्छा था। कमली कहती है, भगवान हम सबों के बाप हैं, उन्होंने नानी को अपने पास बुला लिया। हाँ, ये लंबी हिचकी पर गणेश कब्जा नहीं पा सकता है। नानी, कमली दीदी, नानी। हाय रे भागा, तेरी कमली दीदी किसके पास रोने जाए?
बाबू, गणेश तुम्हारे मामा आवेंगे, रो मत। हीरू पकड़ा गया है। पकड़ावेगा कैसे नहीं भाई, गांव में किसकी लाठी को कौन नहीं पहचानता। हीरू की ठुट्ठी लाठी तो मशहूर है। हर हंसेरी में उसकी ठुट्ठी लाठी कमाल कर दिखाती थी ना। रात में ही लोगों ने पहचान लिया, मगर डर से नहीं बोला कोई। इसके अलावे उसके दोनों पैर खून में लथपथ, धोया भी नहीं था। लगता है मारने के बाद लहास को थोड़ी दूर घसीटने की कोशिश की थी हीरू ने। सुबह को तो एकदम बघौज, मतलब मतिशून्य लगे हुए पागलों की तरह उसे देखकर डर लगता था। उसकी आंखें बताती थीं वो अभी और भी कई खून कर सकता है। मुंह से लार भी गिरता था। दारोगा ने गिरफ्त कर लिया, मगर वैसा ही। दारोगा ने 2 लात मारी, हवलदार ने 2-3 हंटर गरम किए और सिपाही ने 3-4 तमाचे चढ़े। साला बोलता काहे नाई, नाम गिनावत अपत बाप के जे साथ रहल। बोल मुंह का देखता, चच्चा की तरफ देख के बोल, साला हथियारा कहीं का। नरक में भी जगह ना मिली ससुरे। मगर वो बकता रहा, हम अकेले मारा। ससुरे, ई नील गाय जैसन औरत के तू अकेले मारा, बन्नूक उन्नूक। ए सिपाही जी छोड़ दीजिए। छोटे दारोगा साहब बड़े भले आदमी हैं, कहते हैं साले यदि फांसी से बचने के लिए पागल हुए हो तो 2 ही दिन की मार में मर जाओगे। लहास को एकदम ढक कर पालकी में ले जाने का बंदोबस्त करते हैं दरोगा साहब। एक उंगली भी नहीं दिखाई पड़े। अतर गुलाब भी डलवा दिया। अरे लहास के साथ गणेश भी जाएगा, साथ में प्यारू जा रहा है। पुरैनिया खजांची धर्मशाला के पास ही गणेश की एक चाची रहती है, वो जब नहीं रखेगी तो अनाथालय में। मौसी चली गई हमेशा के लिए। कमली फूट कर रो पड़ती है। जोतकी जी को लकवा मार गया, अर्धांग। मुंह टेढ़ा हो गया, एक आंख एकदम पथरा गई है। पैखाना पेशाब सब बिछावन पर ही होता है। राम नारायण उनके पास अकेले बैठने में डरता है। राम नारायण जानता है सारी बातें। पार्वती की माँ की हत्या की रात से ही उनकी हालत खराब हो गई थी। पेट खूब चला, खन का पैखाना होने लगा, एकदम टटका खून, लाल लाल। इसके बाद गांव से लाश जैसे ही निकली लकवा मार गया। भगवान के टटका इंसाफ को देखकर राम नारायण डर गया था। इतनी जल्दी पाप को फलते बहुत कम देखा है। पैखाने में इतना दुर्गंध है कि 4 बीघा आसपास के लोगों को कह हो जाए। नरक भोग और किसको कहते हैं। कोठारिन लक्ष्मी दासिन बालदेव जी के साथ मठ से अलग हो गई। कलम बाग में बाग फूस के 3 सुंदर बंगले खड़े हो गए हैं। इस इलाके की ये भी एक बड़ी कारीगरी है। बांस फूस का चौखड़ा, एक ही डर होता है आग का, लेकिन होता है खूब। मेहरा और जाफरी गूंथ कर लगा दिया है। बालदेव जी अब कितने साफ सुथरे रहते हैं। बगुला के पंखों की तरह खादी की लुंगी और मिर्जाई दप दप करती है। देह भी थोड़ा साफ हो गया है। लक्ष्मी अपने हाथों से सेवा करती है। 1 महीने में रमपियाड़ी ने माया के जाल में महंत रामदास के अंग अंग को फांस लिया है। महंत साहब इस जाल से निकल भागने के लिए छटपटा रहे हैं, मगर जाल की गिरहें और उलझती जा रही हैं। कामरेड वासुदेव और सुंदर लाल भी गिरफ्तार। कैसे नहीं गिरफ्त होगा भाई। 1 साल पहले तक तो किसी ने कभी गंजी भी पहनते नहीं देखा सुनरा को। सो इस गर्मी के मौसम में कोट पैंट गुलबन मोजा जूता और चश्मा लगाकर कटिहार जंक्शन के मुसाफिर खाना में बैठने से लोग संदेह नहीं करेगा। 1 डिब्बा सिगरेट खरीदकर 10 टकिया नोट तोड़ाते थे दोनों। सुनते हैं आधा घंटा में ही दोनों ने करीब करीब सभी फेरी वालों को बुलाया और सौदा किया। ए चाह वाला सुनता है नहीं, देहाती समझ लिया है क्या। चाह लाओ, बिस्कुट खाओगे जी। अरे थर्ड क्लासी बिस्कुट क्या खाओगे जी। कटिहार के फेरी वाले कैसा चाई मतलब चालाक होते हैं, सो सबों को मालूम है। उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, पर ऐसा नहीं भिखमंगे को चुवन्नी दे दिया, जाओ नाश्ता कर लो। लड़ाई के ज़माना में अमेरिकन साहब लोग इसी तरह सिगरेट और बिस्कुट लुटाते थे। बस सीआईडी कहाँ नहीं है, तुरंत दोनों को गिरफ्त कर लिया। भगवान जाने अब और किसका नाम गिनाता है। जोतकी जी ठीक कहते हैं, अभी किया हुआ है, अभी और बाकी है। वासुदेव ने कालीचरण का भी नाम बताया है, सुनते हैं। कालीचरण है कहाँ। मंगला देवी को कटिहार रखने गया है। मंगला देवी कटिहार चली गई। गांव का चरखा सेंटर टूट गया। कटिहार में मंगला के दूर के रिश्ते के बहनोई रहते हैं। कालीचरण पहुंचाने गया है। पार्टी ऑफिस में सुमेरन जी बोले, सुनते हैं तुम पर भी वारंट है। वारंट?
हाँ, वासुदेव और सुंदरा ने तुम्हारा भी नाम बताया है, जरा होशियारी से घर लौटना। वासुदेव, सुंदरा, बेईमान, झूठा। कालीचरण अंधेरे में कोठी के बाग के पास छिपा हुआ है, जरा रात हो जाए तब घर जाएगा। वासुदेव और सुंदरा को सोमा ने इतना आगे बढ़ा दिया, सबको ताज्जुब होता है। डकैती के 3 दिन बाद ही कालीचरण को सब पता लग गया था। सेक्रेटरी साहब पटना चले गए थे। सेक्रेटरी साहब से सारी बातें कहनी होंगी। चलित्तर कर्मकार से हेलमेल बढ़ाने का यही फल है। हम पर विश्वास नहीं हुआ उनको तो वासुदेव को चार्ज दिए कि चलित्तर से मिलते रहो। बंदूक चलित्तर देता है। काली को जेल का डर नहीं, पार्टी की कितनी बड़ी बदनामी हुई। अरे बाप, पटना के बड़े लीडर लोग कैसे मुंह दिखलाएंगे। सब चौपट कर दिया। कोई आ रहा है शायद। कोठी बाग के पास ही अंधेरे में चतरू से मुलाकात हुई। जड़ी उखाड़ने आया था। उसने बतलाया, गांव में पुलिस दरोगा कंफू लेकर आए हैं। कालीचरण ने चतरू को 2 रुपया दिया, माँ को दे देना, और ये तुम लो 1 रुपया। जड़ी उखाड़ने के बदले चतरू गांव की ओर भागा। फिरारी क्रांति को पकड़ा देने वालों को बहुत रुपया इनाम मिलता है। तुरंत ही उसने दारोगा साहब को चुपचाप खबर दी, हम कालीचरण को कोठी के बगीचे में देखा है। दारोगा साहब मिलिट्री लेकर जब तक आवें, कालीचरण पवन मतलब हवा हो गया। चिथरू कहता है, यहीं से पश्चिम की ओर हनहनाता हुआ चला गया, घोड़पाड़ा की तरह। खिलावन सिंह यादव बेचारे को फिर एक चरण लग गया। इधर खिलावन जरा ज़्यादा हेलमेल रखता था कालीचरण से। दारोगा साहब ने कहा, जरूर डकैती का माल आपके यहाँ रहता है। आपने उन लोगों को चौखड़ा घर बनवा दिया है, क्यों? लगता है खिलावन सिंह यादव का दिन अब घटती पर है। जब चढ़ंती पर रहता है किसी का दिन, तब वो माटी भी छू देगा तो सोना हो जाएगा। दिन बिगड़ने पर चारों ओर से खराब खबरें ही आती हैं। तहसीलदार साहब का 1,500 मुँह जुबानी बाकी था। कमला किनारे की बंदोबस्ती वाली ज़मीन में से 10 बीघा सूद रेहन रखकर और भी 1,000 रुपया तहसीलदार से ले लिया है खिलावन ने। कल अररिया बैरगाछी से खबर आई है, सकलदीप नानी का 10 भर सोना चुरा कर न जाने कहाँ भाग गया है। सुनते हैं मदनपुर मेला में एक ठेठर कंपनी आई थी कलकत्ता से, उसमें एक लैला थी, उसी ने सकलदीप को फंसा लिया है। जवान तड़बड़ बहू घर में है। सकलदीप के ससुर आसिन बाबू तो बड़े आदमी हैं, खोज निकाल लेंगे। महंगू दास के यहाँ खलासी जी आए हैं। फुलिया के सारे देह में घाव हो गया है। पैटमान जी के पास कई बार संवाद भेजा फुलिया ने। एतबारी बूढ़ा को उस दिन भेजा तो मालूम हुआ पैटमान जी की बदली हो गई बतनाहा, नेपाल सीमा के पास। चौकी खाट वगैरह सब बेच दिया है पैटमान जी ने। सरकारी नौकरी वाले की जब बदली होती है तो वो सब चीज़ें बेच देता है। नई जगह में जाकर नई चीज़ें मिलती हैं, इसलिए क्या जनाना को भी छोड़ देगा कोई? खलासी जी ने सुना तो दौड़े आए हैं। कमली के बाबू, कमली के बाबू। नींद में तहसीलदार साहब की नाक बहुत बोलती है, खुर्र खुर्र। कमला की माँ पलंग के पास खड़ी है, उसके चेहरे पर भय की काली रेखा छाई हुई है। कमली के बाबू, क्या है? माँ धीरे से पलंग पर बैठ जाती है। तहसीलदार साहब और भी अचकचा जाते हैं। क्या है? कुछ नहीं, माँ फिसफिसा कर कहती है। कमला ने तो आंचल में दाग लगा लिया। आए? आंचल में? तहसीलदार साहब को लगा कि कमला के कपड़े में आग लग गई है, कमला जल रही है। हाँ, 4 महीना। तहसीलदार साहब और कमला की माँ दोनों एक ही साथ लंबी सांस छोड़ते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? समझो, कैसे पता चला? मुझे तो पिछले महीने में ही थोड़ा संदेह हुआ था। आज पूछने लगी तो चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखने लगी। डॉक्टर ने तो खूब इलाज किया, अब मुंह पर कालिक जो लगी है इसको कौन छुड़ावेगा? तहसीलदार साहब का मुंह सूख जाता है। आंखों के आगे भयावने दृश्य एक एक कर आते जाते हैं। उनके मुंह में कालिक पुती हुई है और सभी लोग ताली बजाकर हंस रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। मैं पहले ही कहती थी कि इतना हेलमेल अच्छा नहीं। आग और फूस एक साथ कब तक रहें? अब तुम्हारी दुलारी पर तो मानो जादू कर दिया है डॉक्टर ने। अभी भी कह रही है डॉक्टर ने कहा है। क्या कहा है डॉक्टर ने? तहसीलदार साहब तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं। साफ साफ कहाँ कहती है कुछ? कहती है कि डॉक्टर ने कहा है जो होगा मंगल होगा। मंगल है मंगल। पाजी, सुअर, नमक हराम, कुत्ते का बच्चा साला। अब गले में रस्सी का फंदा लगाकर मरो कमला की माँ, क्या करोगी?
मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ, मेरी बेटी का इसमें कोई दोख नहीं। माँ रो पड़ती है। कमली का कोई कसूर नहीं। डॉक्टर ने फुसलाकर उसका सत्यानाश किया है। कमली भी अपने बिछावन पर जगी हुई है। आज उससे बार बार डॉक्टर की याद आती है। डॉक्टर का हंसना, बोलना, रूठना, झगड़ना, मीठी मीठी बातें करना और बाहों में जकड़कर। डॉक्टर ने क्या कहा है? तहसीलदार साहब सुबह सुबह चाय पीते समय पूछते हैं। पूछो कमला से साफ साफ, डॉक्टर ने क्या कहा है? कहती है, डॉक्टर कहता था हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता। माँ धीरे धीरे इधर उधर देख कर कहती है। सो तो समझा। तहसीलदार साहब का चेहरा फिर बुझ सा जाता है। लेकिन सवाल है कि वो तो जेल में है। अब क्या सजा होती है सो कौन जाने। फिर मर्द की बात का क्या ठिकाना। कमला के पास उसकी कोई चिट्ठी पत्री है? तहसीलदार साहब कानूनची आदमी है। कागज़ पर आपके हाथ का क भी लिखा रहे तो उससे वो सारी दस्तावेज ऐसी बना दें कि पटना का स्पॉट हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी नहीं पहचान पाए कि असली है या जाली। चिट्ठी पत्री यदि होगी भी तो वो देगी नहीं। वो कह रही थी कि हमको गोदाम घर में बंद रखो, लोग तो जानते ही हैं कि कमला बीमार है, जब तक डॉक्टर आ जाएगा। लड़की की बातें सुनकर कलेजा थिर नहीं रहता है। कहती थी, माँ अपराध के लिए आखिर कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, हमको घर में ही जेल दे दो। कालीचरण बनमंखी के रिश्तेदार के यहाँ से फारबिसगंज की ओर चला जाता है। सेक्रेटरी साहब उससे नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलेगा। सुनते हैं सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि कालीचरण वगैरह पार्टी के मेंबर नहीं, किसान सभा के दुअनिया मेंबर हैं। मिलकर वो सारी बातें समझावेगा। उस रात वो पार्टी ऑफिस में था। धर्मपुरी जी से भी भेंट नहीं हुई, बॉम्बे गए हैं। कालीचरण अपनी पूरी सफाई देकर ही हाजिर होगा। अरे तुम काली? मंगला डरते डरते संभल गई। क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? अंदर आ जाओ, कोई डर नहीं, अकेली हूँ। कालीचरण मंगला से मिलने आया है। अचानक कालीचरण को एक पुराने रेलवे क्वार्टर के अंदर वाले कमरे में बिठाकर मंगला लोटा गिलास लेकर पानी से नल भरने चली जाती है। कालीचरण देखता है, चरखा है, धुनकी भी है। खाट पर कंबल के ऊपर सफ़ेद खादी की चादर है। उसकी आंखों में खुमारी है। रात भर बैलगाड़ी पर जगा ही रह गया है। रेल पर भी ऊपर वाली तख्ती पर लेटा आया है। लोटा गिलास चकमक करता है। ठंडा पानी, नींबू का शरबत। मंगला गिलास बढ़ाते हुए मुस्कुराती है। मैं तो डफाली मियाँ ही कहूँगी। रुस्तम अली तो जोगबानी मिल का बड़ा सरदार है। कालीचरण हाथ में गिलास लेकर मंगला की ओर टकटकी लगाकर देखता है। मंगला कितनी दुबली हो गई है, रंग भी जरा चरका हो गया है। खबरदार, हैंड्स अप। खट 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 खट। दरोगा साहब पिस्तौल ताने खड़े हैं। 8-10 सिपाही बंदूक की नली को इस तरह ताने हुए हैं मानो फैर कर देंगे। दारोगा साहब पानी पी लेने दीजिए। मंगला को थाना पुलिस का क्या डर? आप तुम कौन हो इसकी? तुम क्या करती हो? तुमको भी गिरफ्तार किया जाता है। दारोगा साहब इनको पानी पी लेने दीजिए। मंगला अपना सर्टिफिकेट देखने को देती है। ओ, आप चक सेंटर की महिला हैं। दारोगा साहब महिला के सर्टिफिकेट को देखकर वापस कर देते हैं। हाँ, मेरीगंज में काम करती थी, जान पहचान थी, एक साथ काम किया था इसलिए। नोच लो इस साले की दाढ़ी, तेरी माँ को। आह! मंगला झट से दरवाज़ा बंद कर देती है। ऊपर से बंदूक के कुंदे जड़ रहे हैं काली के कंधे पर। वो शरबत का डकार लेता हुआ पुलिस लारी पर जा बैठता है। कार्तिक महीने के कागजी नींबू में कितना सुगंध होता है। सर से झरझर झरझर खून गिर रहा है, लेकिन उसका सारा शरीर संतुष्ट है, शून्य है। दारोगा साहब उसके मुंह में हंटर डालते हुए कहते हैं, साला मर जाएगा मगर नहीं कबूलेगा। सोमा साला भी ठीक ऐसा है। अरे चलित्तर कर्मकार तेरी माँ का भतार है ना? कालीचरण के हाथों की हथकड़ी एक बार झनक उठी। घायल पुट्ठों में एक नया दर्द उभर आया, आंखों में खून उतर आया। लेकिन नहीं, उसकी पार्टी बदनाम हो रही है, वो सब कुछ सहेगा। भेज दो साले को। वसुदेवा और सुनरा तो 2 ही थप्पड़ में बकबक उगलने लगा। उन लोगों का क्या है, सरकारी गवाह हो गए हैं, रिहा हो जाएंगे दोनों। मरेगा यही दोनों, डकैती विद मर्डर। नींबू का शरबत। डकार अभी भी आ रहा है कालीचरण को। मंगला, मुझे माफ़ करना। उपन्यास मैला आंचल की शेष कहानी सुनिए अगले अंतिम भाग 6 में।